प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और जरूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। यह है हाईटेक हिंदी का मंच। हिंदी प्रतियोगियों के लिए संपूर्ण और अद्यतन जानकारी लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन पर। आप अक्सर इस बात का जिक्र किया करते हैं, अक्सर हमसे ये पूछा करते हैं कि सर, कथन कारण के प्रश्न परीक्षा में बहुत गलत होते हैं। खास करके जो हमारे एनटीए नेट जेआरएफ के विद्यार्थी हैं, जो मित्र हैं, जो प्रतियोगी हैं, उनकी अक्सर ये मांग रहती है कि सर कहीं से भी कथन कारण के प्रश्नों का जुगाड़ कर दीजिए, क्योंकि परीक्षा में वहां से प्रश्न गलत हो जाते हैं। महत्वपूर्ण कथनों की श्रृंखला हम आपके लिए ला चुके हैं। 2-3 वीडियो इस पर बनाए गए हैं और एक नए वीडियो के साथ नए कलेवर में आज हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित हैं। हाईटेक हिंदी के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथनों पर। आज के इस क्लास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हम उन महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्नों पर बात करेंगे, कथनों पर बात करेंगे, उनके मंतव्य और उनकी महत्वपूर्ण धारणाओं पर बात करेंगे जो उन्होंने साहित्य इतिहास और जो महत्वपूर्ण विधाएं हैं उनको लेकर की हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यकारों और कवि लेखकों पर भी अपनी बात विशेष रूप से कही है और उस पर हाईटेक हिंदी आपके लिए कथन कारण सीरीज के अंतर्गत ही एक अलग वीडियो लेकर के आएगा। मित्रों, आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पांस है हाईटेक हिंदी के साथ और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में भी उसी प्रकार आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, अपने मित्रों के बीच इस वीडियो को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करेंगे और साथ ही साथ यदि बीच में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप कमेंट करके उसका उत्तर देंगे, ताकि एक मिला जुला एक बेहतर प्रयास किया जा सके और परीक्षा में एक बेहतर परिणाम की तरफ बढ़ा जा सके। आइए हम देर ना करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथनों पर बात करते हैं। एक कथन जो हर परीक्षा में, हर एग्जाम में, हर इंटरव्यू में आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है और पूछा जाता है। क्या वो कथन है? प्रत्येक देश का साहित्य वहां की शिक्षित जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को देखते हुए साहित्य के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास बेसिकली क्या है, इस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना विचार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है जो चित्त वृत्ति की संचित प्रतिबिंब है, जो प्रवृत्ति है, वह जो है जनता का जो चित्त वृत्त है उसमें होने वाला जो परिवर्तन है, आदि से लेकर अंत तक उसी परिवर्तन को, यानी चित्त वृत्तियों की जो परिवर्तन की परंपरा है उसको देखने का काम क्या होता है, हिंदी साहित्य के इतिहास में होता है। हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, कहां से प्रकाशित हुआ था और हिंदी साहित्य के इतिहास में 1000 वर्षों का जो काल विभाजन है उसका नामकरण और काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कैसे किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मित्र इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें यदि आप प्रयास करते हैं तो 3-4 प्रश्न यहां से परीक्षा के लिए आपको निसंदेह रूप से मिलेंगे। ये जो कथन आप देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चित्तवृत्तियों के संचित प्रतिबिंब को जो उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में व्याख्यायित किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, यह पूछा जाता है परीक्षा में कि किसका कथन है। अगला कथन क्या है, महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में बार बार पूछ लिया जाता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और यह परीक्षा में बार बार पूछा गया है। खास करके एनटीए नेट जेआरएफ की जो परीक्षा है उसमें यह पूछा जाता है कि आत्मा की मुक्तावस्था क्या कहलाती है, ज्ञान दशा कहलाती है, और हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती है, रस दशा कहलाती है। अगला जो महत्वपूर्ण कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वह है काव्यानुभूति की जटिलता चित्त वृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि समवादी विषमवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर
आधारित है। ये महत्वपूर्ण जो कथन है किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आपसे पूछा जाएगा जगत अव्यक्त की अभिव्यक्ति है। जगत क्या है? अव्यक्त, जो कुछ भी व्यक्त नहीं है उसकी अभिव्यक्ति है। जबकि काव्य क्या है? जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ रहा है उसकी अभिव्यक्ति है। फूल पत्ती, नदी नाले, पहाड़ पर्वत, मनुष्य की जो विविध गतिविधियां हैं, जीवन के अंग उपांग हैं, ये सब कुछ आपको दिख रहा है और यही सब कुछ काव्य में क्या होता है? व्याख्यायित होता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? जगत अव्यक्त की अभिव्यक्ति है, जबकि काव्य उस अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। क्या कहा है? काव्य उस अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है जो जगत में अव्यक्त की अभिव्यक्ति है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है और इसको आप जरूर ध्यान देंगे। अगला कथन क्या है? अगला महत्वपूर्ण कथन जो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है उसका, यानी किसका? छायावाद का प्रधान लक्ष्य काव्य शैली। मैंने छायावाद पर लाइव क्लास के अंतर्गत भी ढेर सारी बात की है, महत्वपूर्ण प्रश्नों का जिक्र किया है और वहां हमने बताया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को काव्य शैली की एक विशेष पद्धति के रूप में देखा है। उसका प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं। अर्थभूमि या वस्तु भूमि का तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया है। ये कथन किसका है? छायावाद के संबंध में महत्वपूर्ण कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिनका जन्म अगोना बस्ती में हुआ था और जिनका कार्यक्षेत्र और मृत्यु स्थल क्या था? काशी था। जिन्होंने हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण इतिहास लिखा और हमने प्रश्न पूछा है कि किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, कहां से प्रकाशित हुआ था, यह आपको कमेंट करके बताना है। रस मीमांसा और चिंतामणि 4 भागों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण निबंधों का संकलन है। इसके साथ ही साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी, सूर और तुलसी पर व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। जी हां, ये बात भी आपको त्रिवेणी नाम से वो रचना छपी हुई है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना। इसके साथ साथ हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी को विशेष रूप से स्थापित करने का काम किया है। विरुद्धों का सामंजस्य जैसी महत्वपूर्ण जो उद्भावना है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। अगला महत्वपूर्ण कथन क्या है? अगला महत्वपूर्ण कथन है कविता का उद्देश्य हृदय को लोक सामान्य की भावभूमि पर पहुंचा देना है। यह किसका कथन है? यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। प्रत्ययबोध, अनुभूति, वेग युक्ति प्रवृत्ति, इन तीनों के गुण संश्लेषण का नाम क्या है? भाव है। यह बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। प्रत्ययबोध, अनुभूति और वेग युक्त, इन्हीं कथनों से जो है महत्वपूर्ण कारण निकाले जाते हैं और आपसे जो है निष्कर्ष में पूछा जाता है कि ये निष्कर्ष सत्य है, असत्य है, कारण सत्य है या कथन सत्य है। ये इस प्रकार के प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो आप लोगों को बहुत व्यवस्थित तरीके से और बहुत कायदे से इन कथनों को क्या करना है? समझ लेना है, क्योंकि इन्हीं कथनों से क्या होंगे? कारण निकाले जाएंगे और आपसे निष्कर्ष पूछे जाएंगे। अगला महत्वपूर्ण कथन क्या है? बहुत बार आपने सुना होगा और बहुत महत्वपूर्ण है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये महत्वपूर्ण बात, प्रबंध और मुक्तक काव्य की इससे सुंदर परिभाषा आपको कम देखने को मिलेगी। बहुत सुंदर परिभाषा दी है उन्होंने। क्या कहा है? यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है। विस्तृत वनस्थली से क्या आशय है? जहां आपको एक पूर्ण अवकाश हो विचरण करने का, आप अधिक समय और अधिक जो है काव्य कल्पना का प्रसार कर सकते हो, वहां क्या होगा? प्रबंध काव्य का सृजन होगा। और मुक्तक काव्य क्या है? बहुत चुनी हुई चीजों को, चुनिंदा चीजों को आप निकाल करके जिस प्रकार गुलदस्ते में रखते हैं, उस प्रकार जब आप काव्य सृजन करने का प्रयास करेंगे तो मुक्तक काव्य की निर्मिति होगी। मुक्तक और प्रबंध के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बात कही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। शब्द शक्ति, रस और अलंकार, ये विषय विभाग काव्य समीक्षा के लिए इतने उपयोगी हैं कि इनको अंतर्भूत करके संसार की एक नई पुरानी सब प्रकार की कविताओं की बहुत ही सूक्ष्म, मार्मिक और स्वच्छ आलोचना हो सकती है। टूल्स बताए हैं इन्होंने, कविता की आलोचना के महत्वपूर्ण टूल क्या बताए हैं? शब्द शक्ति, रस और अलंकार। अगर इन पर बात कर ली जाए तो क्या नई पुरानी सभी प्रकार की कविताओं की आलोचना क्या है? संभव है।
अगला महत्वपूर्ण कथन क्या है? सर्वभूत को आत्मभूत करके, यानी जो यूनिवर्सल है उसको इंडिविजुअल करके अनुभव करना ही काव्य का चरम लक्ष्य है। काव्य का चरम लक्ष्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बताया है? सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभव करना ही काव्य का चरम लक्ष्य है। अनूठी से अनूठी उक्ति तभी काव्य हो सकती है जब उसका संबंध कुछ दूर का ही सही हृदय के किसी भाव या वृत्ति से होगा। ये बात कही है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक महत्वपूर्ण कथन और है। क्या है? विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन कहां से हुआ है? नाटक से हुआ है। ये महत्वपूर्ण बात भी किसने कही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्वपूर्ण कथन है। आगे देखते हैं, और भी कुछ महत्वपूर्ण कथन है। अगला जो हम वीडियो लेकर के आएंगे वह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथनों पर केंद्रित होगा। आप अपने रिस्पांस जरूर दीजिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर वाकई आपको लगता है कि यह वीडियो आपके मित्रों के लिए, हिंदी के मित्रों के लिए उपयोगी हो सकता है, तो इसको आप फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहां कहीं भी जुड़े होंगे वहां शेयर जरूर करेंगे। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। आधुनिक काल यानी कि भारतेंद्र युग की शुरुआत जो है, आप देखते हैं आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल तक में क्या है? सिर्फ और सिर्फ काव्य लिखे जा रहे थे। तो इस महत्वपूर्ण जो तथ्य है इसकी पहचान की आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इस कथन के माध्यम से कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। परीक्षा में बहुत पूछा जाता है और ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। ये कथन भी किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इस वीडियो के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं वे सभी कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। और मजे की बात यह है कि जो काव्य है, जो साहित्य है, जो साहित्य के विविध अंग उपांग हैं, उस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी राय दी है, क्या बात कही है, उसको लेकर के हमने इस वीडियो को बनाया है। इसमें कहीं भी लेखक और कवियों की जो महत्वपूर्ण के संबंध में महत्वपूर्ण बात आचार्य शुक्ल ने की है उनकी बात नहीं की गई है इस वीडियो में। उसके लिए हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध को गद्य का निकष बताया है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है। जी हां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध चिंतामणि जो है वो किस किस वर्ष प्रकाशित हुए हैं, यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे। महत्वपूर्ण उनका निबंध कविता क्या है का प्रकाशन वर्ष क्या है, यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे। और साथ ही साथ आप हमें यह भी कमेंट करके बताएंगे कि रस मीमांसा किस वर्ष प्रकाशित हुई। भाषा की पूर्ण शक्ति, यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कथन के रूप में। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे ज्यादा संभव होता है। ये किसका कथन है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण जो कथन है वो आपको क्या करने हैं? ध्यान रखने हैं। सभी विद्वानों के महत्वपूर्ण कथनों पर हाईटेक हिंदी आपके लिए वीडियो लेकर के आएगा और हाईटेक हिंदी से जुड़ने का आपको जो सबसे बड़ा लाभ होगा वो यही होगा। इन रूपों में इस प्रकार कथन आपको किसी भी गाइड में और किसी भी किताब में एक जगह पर नहीं मिलेगा। सभी किताबों को, सभी गाइडों को हाईटेक हिंदी ने भी देखा है और आपके लिए चुन चुनकर जो है हमने ये कथन निकाले हैं जो परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण किताबों को, जो हिंदी साहित्य के इतिहास की किताबें हैं, वहां से एक एक कथन ये चुन करके आपके लिए लाए गए हैं ताकि ये परीक्षा के लिए क्या हो सके? उपयोगी हो सके। फिर वो किताब चाहे हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी की हो, चाहे फिर वह बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य की भूमिका हो, या डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास हो, ऐसे जो भी महत्वपूर्ण किताबें हैं उन सभी से हाईटेक हिंदी ने ये कथन लिए हुए हैं। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के अभाव से वह विकलांग रहता है। यह महत्वपूर्ण बात कही है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता नहीं होती है। क्या कहा है उन्होंने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है सौंदर्य की क्या वस्तुगत सत्ता नहीं होती है, इसलिए शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती है।
ये बात किसने कही है? ये बात कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उन्होंने कहा है सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। यानी क्या कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि सौंदर्य नाम की जो चिड़िया है या जो चीज है वो क्या है? इंडिविजुअल होती है। जी हाँ, वस्तुनिष्ठ होती है, व्यक्तिगत होती है। इसीलिए क्या है, जो चीजें व्यक्तिगत होगी वो क्या है, जो व्यष्टि का भाव लिए होगी वो समष्टि कैसे हो सकती है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, वस्तुगत सत्ता होती है, इसीलिए शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती है। विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। विरुद्धों का सामंजस्य बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इस पर हम किसी दिन आपके लिए अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। विरुद्धों का सामंजस्य क्या है और जीवन में और जगत में इसका किस प्रकार उपयोग और किस प्रकार के उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं, इस पर हम महत्वपूर्ण बात किसी और दिन करेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण कथन रहे जो कारण के रूप में एनटीए नेट जेआरएफ में पूछे जाते हैं और निष्कर्ष आपको निकालने के लिए दिया जाता है। ये काम आप तब कर पाएंगे जब जो है आपको उनके महत्वपूर्ण कथन पता होंगे, महत्वपूर्ण स्थापनाएं पता होंगी और साथ ही साथ जो है दोनों को एक साथ रख करके आप महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ये बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। टेलीग्राम चैनल पर हाईटेक हिंदी है, वहां आप हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हाईटेक हिंदी है, वहां आप हमसे जुड़ सकते हैं और फेसबुक पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये रही आज की महत्वपूर्ण क्लास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथनों से संबंधित अगला वीडियो लेकर के हम बहुत शीघ्र मिलेंगे। हम उम्मीद करते हैं आप अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो के संबंध में कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मित्रों के बीच शेयर करेंगे। धन्यवाद।